बेगम नुसरत भुट्टो, जिनका असली नाम नुसरत खानम था, उनकी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से 5 सितंबर 1951 में शादी हुई। उनके शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जब मुल्क के सदर और फिर वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए तो उन्होंने अपने शौहर का सियासत समेत ज़िंदगी के हर शोबे में कदम ब कदम साथ दिया। साबिक़ खातून अव्वल बेगम नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी में उस वक्त पहला दुख शामिल हुआ जब मुल्क के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और उनके शौहर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1979 को जनरल ज़िया-उल हक़ ने एक मुतनाज़ा मुकदमे में फांसी पर चढ़ा दिया। इस अजीम साने के बाद बेगम भुट्टो ने न सिर्फ अपनी शौहर की बनाई हुई पाकिस्तान पीस पार्टी की बागडोर संभाली, बल्कि अपने बच्चों की सियासी तरबियत भी की। उनके शौहर की शहादत का गम अभी ताज़ा ही था कि 6 साल के बाद 1985 में उन्हें 27 साल नौजवान बेटे शाहनवाज भुट्टो की फ्रांस में होने वाली शहादत का दूसरा बड़ा जख्म मिला। शौहर और बेटे की जुदाई के 2 बड़े सदमे सहने वाली बेगम नुसरत भुट्टो की ज़िंदगी में उस वक्त खुशी आई जब उनकी बड़ी बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो 1988 के आम इंतखाबात के बाद मुल्क और मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुई। 8 साल के मुख्तसर अरसे के बाद इस बदनसीब मां को उस वक्त एक और बड़े सदमे से दोचार होना पड़ा जब 20 सितंबर 1996 को मुर्तज़ा भुट्टो की लाश पहुंची। इस सान्हे ने कमज़ोर मां को झंझोड़ डाला और वो ये सदमा बर्दाश्त न करते हुए बीमार पड़ गई। बेगम भुट्टो का ये गम जब तवील अदालत में तब्दील हो गया तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन्हें इलाज के लिए बैरून मुल्क ले गई। उनकी लाडली बेनज़ीर भुट्टो ने 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में दहशतगर्दी की एक वारदात में जाम शहादत नोश किया। जी, हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जी, एमएनए हैं और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरपर्सन हैं यास्मीन रहमान साहिबा, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं खुर्रम लतीफ़ खोसा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर पंजाब के बेटे, बहुत बड़े बाप के बड़े बेटे। और साथ हमारी तशरीफ़ रखती हैं फराह साले, आपने इनको होस्टिंग करते हुए भी देखा है, आप खुद भी होस्ट हैं, और उसके अलावा तो कुछ और घरेलू औरत खातून होंगी शायद। आई वर्क इन सोशल सेक्टर। अच्छा, ओके, घर का काम ही करते हैं। अच्छा जी, सवाल क्या करने हैं आपसे, वही एक हम दुख से जो इस वक्त पूरा पाकिस्तान महसूस कर रहा है उससे गुजर रहे हैं। आपने उनके साथ वक्त भी गुजारा बेगम साहिबा के साथ, तो किस तरह की खातून थी? रहम दिल थी? माँ तो एक हमें नज़र आ रहा कैसी थी, लेकिन वो पर्सनालिटी उनकी कैसी थी? देखिए, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की लाइफ के बहुत से डायमेंशंस नज़र आते हैं, और जिस तरीके से भुट्टो साहब के साथ शादी के बाद उन्होंने पीपल्स पार्टी जब बुनियाद रखी गई तो उनमें भी उनका बहुत बड़ा एक किरदार था उस बुनियाद रखने में भी। उस वक़्त भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा थे, और उसके में भी जब वो वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से भी डिफरेंट टूर पे गए तो उसमें नुसरत भुट्टो साहिबा की बहुत गहरी नज़र थी इंटरनेशनल अमूर पे, तो वो उनको हमेशा साथ साथ होती थी डिस्कशंस में हर जगह पे। फिर जब पीपल्स पार्टी जो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमहूरी जमात है, और जहाँ पे जमहूरियत पाकिस्तान में कह लें कि फली फूली, तो उसमें उनका बहुत बड़ा किरदार था उस बुनियाद रखने में, उस पार्टी की फाउंडेशन लेइंग में, उसको मजबूत करने में। और उसके बाद का सफ़र, भुट्टो साहब फिर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फर्स्ट लेडी बनती हैं। तो मुझे याद है रुखसाना बंगश साहबा, क्योंकि इनकी सेक्रेटरी होती थी जो आज हमारे साथ है, मैंने और सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब की भी सेक्रेटरी हैं, वो अक्सर हमें इनकी बताती हैं रहती थी, बात होती थी। तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया जो कि मुझे बहुत यकीनन बहुत आपको भी अच्छा लगेगा कि ईद, वो प्राइम मिनिस्टर की बेगम थी बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, उस वक़्त ईद का मौका था, कुछ कारकुनों के ईद से 1-2 दिन पहले ये घरों में गई। अच्छा। बेगम साहिबा, रुखसाना बंगश साहिबा, कुछ और ख़वातीन भी होंगी, और बच्चों के पैरों में जूतियाँ नहीं थी, गरीब लोग थे, पंजाब की ही बात है। तो उन्होंने कहा कि अभी इनको जूतियाँ दिलवानी है, और रुखसाना ने कहा कि ईद की रात थी, चांद रात या इस तरह 2 दिन पहले, तो बहुत रश होगा। ही सेड नहीं, मैं ख़ुद जाऊँगी। बच्चों को लेके गई, कराची का था, तारिक रोड पे लेके गई, और बच्चों की जूतियाँ, और रुखसाना बताती हैं कि ख़ुद नीचे बैठ के बच्चों को पहनाई कि भाई साइज़ सही हो, फिट इन हो। तो एक ह्यूमैनिटी की इस हद तक, जबकि आप फर्स्ट लेडी भी हो एक मुल्क के, और बहुत बड़े इंसान की बीवी भी हो, बहुत बड़े ख़ानदान से, तो जो ह्यूमैनिटी का अंसर उनमें है, ये आपको आज भी पीपल्स पार्टी की, आप अजीज़ बेगम है हमारी पुरानी कारकुन, इस तरह की आप उन ख़वातीन से पूछें, अजीज़ बेगम बताती हैं कि वो उसी कमरे में उनको सुलाती थी,
جب وہ لاہور آتی تھیں تو وہ اور اس کے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتی تھیں. تو یہ جو چیز ہے یہ بہت اتنے لیول پہ آپ کو بہت کم نظر آتی ہے. میں سمجھتی ہوں باقی بہت سی چیزیں ان کی بہت بڑی ہیں, لیکن ہیومینٹی اور ہمبلنس جو ہے اس کا جو ایک کوئی جواب میں کہہ رہی ہوں کہیں کوئی اس کا کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح کی ہو. تو وہی انہوں نے ٹرانسفر پھر کی. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو ہم نے بہت قریب سے دیکھا, بہت سٹرانگ عورت تھیں ایک جگہ پہ, اور جو ہیومینٹی کا ان میں عنصر آتا تھا تو اکثر یہی کہا جاتا تھا کہ ان کی ماں سے ان کو ورثے میں ملا ہے. جہاں خوبصورتی ورثے میں ملی ہے, اچھی اور چیزیں ملی ہیں, تو یہ ہیومین جو ہے. تو بہت سی ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں, ڈٹرمنیشن جو تھی کہ اس ملک کے لیے انہوں نے ایک سوچا, ایک کاز کو آگے بڑھایا. پھر جو بھی راستے میں روڑے آئے, پتھر آئے, پہاڑ آئے, اور وہ اس کو سہتی چلی گئی. اور پھر آفٹر آل انسان تھی. جب مرتضیٰ شہید ہوتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کافی بہت ڈپریشن میں چلی گئی. اوبویسلی ماں ہیں جی, ماں دیکھیں نا, ایک عورت بھی تو تھیں, ایک لیڈر تو تھیں. سر آپ کیا کہیں گے, وی لاسٹ اے گریٹ لیڈر. دیکھیں جی, بات یہ کہ وی آل نو کہ ہماری ڈیسٹینیشن کیا ہے, اینڈ وی آل لیو ود اے مائگریٹری سول, جو اقبال کی تھیوری تھی, فلاسفی تھی. بٹ دیر آر ویری فیو پیپل ہو ریئلائز اٹ, اینڈ بھٹو لیجیسی از ون آف دیم. بھٹو صاحب نے کھلے آسمان کے نیچے یہاں پبلک کو کہا کہ اگر اس ملک کو ضرورت پڑی تو میں اپنے بچے بھی قربان کر دوں گا. بھٹو صاحب when he was a child, تو انہوں نے 1945 غالباً کی بات ہے, انہوں نے جناح صاحب کو ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی مجھے آپ پہ فخر ہے کہ آپ مسلمانوں کے لیڈر ہیں. ابھی میں اس تحریک کے لیے کچھ نہیں کر سکتا, لیکن وقت بتائے گا کہ اگر اس ملک کو میرے خون کی بھی ضرورت پڑی تو میں وہ دوں گا. یہ تاریخ گواہ ہے اس چیز کی. تو یہ ان کی بیوی تھیں, اور جس طرح انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا, جس دلیری سے آپ دیکھیے کہ وہ وقت کا اتنا بڑا جابر ضیاء الحق, جب اس نے آ کے قبضہ کیا اور جو دہشت اور جو خوف اس نے پھیلایا, چھوٹی تھیں لیکن یہ انہوں نے جس طریقے سے بچوں کو بھی پرورش کی اور جس طریقے سے پاکستان کی عوام کو بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہوئے ان کی پروٹیکشن کی, اور ایک موومنٹ جو تھی جو ولولے کی شکل میں بدلی الٹیمیٹلی, اور نظر آیا کہ بی بی پھر حکومت میں آئی. پیپلز پارٹی آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ انیشلی جو انہوں نے سوچا تھا کہ شاید بھٹو صاحب کے بعد پارٹی ختم ہو جائے گی, تو یہ کرزمیٹک پرسنالٹی نصرت بھٹو صاحبہ کی تھی کہ جس کے اندر قدرت نے اتنی طاقت رکھ دی تھی کہ یہ تمام اپنی مائٹ لے کر اپنا پوری وہ کر کے اس کے باوجود بھی ان کو سبجوگیٹ نہیں کر سکے تھے. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جانے سے وہ خلا تو پورا نہیں ہوگا, لیکن جو پیپل ہو لیو بیونڈ دیئر لائفز, she was one of them. She will always be remembered as an ideology, not as an individual or as a person, because she advocated for an ideology, she stood for an ideology, being a woman in a male dominated society. جس طریقے سے انہوں نے مقابلہ کیا, یہاں تو آپ کو ایک چھوٹا سا صدمہ لگے تو مرد شیٹر ہو جاتے ہیں, بکھر جاتے ہیں, لیکن وہ اتنی اسٹرانگ نروز کی عورت تھیں کہ جب تک ان کے جسم نے ان کو کمزور نہیں کیا, ان کے ارادے مضبوط رہے, اور پھر الٹیمیٹلی قدرت کا ایک اپنا نظام ہے جس طریقے سے چلتی ہے, تو وہ پھر الٹیمیٹلی شی فیل ایل, اور وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. بٹ انہوں نے کبھی بھی گیو اپ نہیں کیا. سو ہمیں جو بیوٹی ہے ان کی لائف کی وہ, اور جو میسج ہے اس کو ریممبر کرنا ہے کہ شی اسٹوڈ فار دا پیپل آف پاکستان, شی اسٹوڈ فار ڈیموکریسی, اینڈ شی واز اے سمبل آف لبرٹی آف پیپل. تو ہمیں اس حساب سے ان کو ایکنالج کرنا ہے اور ریکن کرنا ہے. اور میں حیران ہوں کہ کچھ دن پہلے ایک بات چلی کچھ کیسز کے حوالے سے کہ جی ان کو لے آؤ, اور کہا گیا کہ جی اسٹریچر پہ لے آؤ. مطلب اٹ از سو انفارچونیٹ کہ آپ اپنے نیشنل لیڈرز کو, نیشنل ہیروز کو, جنہوں نے کنٹریبیوٹ کیا آپ کے ملک کے لیے, جن کی وجہ سے آج بھی آپ کو اگر کوئی دیکھتا ہے تو ڈرتا ہے کہ بھئی نہیں, یہاں پہ ایک ایسا ماڈل ہے ڈیموکریسی کا جو کسی اور مسلم ورلڈ میں موجود نہیں ہے. پاکستان از اے یونیک اسلامک اسٹیٹ
where you have fundamental rights, because आपको ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने आइन दिया था, फंडामेंटल राइट्स दिए, आप और मैं बैठ के बात कर सकते हैं, किसी और मुल्क में आप करके तो दिखाएं इस्लामिक, नहीं कर सकते। वहाँ पे फिल्टर्ड डेमोक्रेसी है, फिल्टर्ड एजुकेशन है, इंटरनेट पे एक्सेस नहीं है, आपको बात करने की इजाज़त नहीं है। आप चीज़ें, जैसे हमारा मीडिया इतना ओपन है, हर न्यूज़ चैनल पे हर चीज़ चल रही होती है, मतलब वहाँ नहीं चल रही। फ़ायदा जी, आपने पॉलिटिकली उनके साथ काफ़ी टाइम 96 से आप बता रही थी, काफ़ी वक्त गुजारा। 86 पोलिटिकली से ज़्यादा आई वॉज एक्टिव इन politics. I was doing politics in Islamabad. ठीक. So मेरे पास access था to be at the Prime Minister House and take women there, party women. बीबी बहुत चाहती थी हमेशा कि वो कहती थी कि आप party women को लाया करें यहाँ पर, उनको पता चले कैसे चल रहा होता है निज़ाम वगैरह, और उसके साथ वो उनको actually appreciate करती थी उनकी struggle को, तो इस वजह से उनको वो बुलाती थी। तो वहाँ मेरा नुसरत भुट्टो साहिबा से मुलाकात होती थी Prime Minister House में। तो जब भी मैं लेके जाती थी तो मेरे पास लॉन्ग एजेंडा होता था, ख्वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, काम होते थे, तो वहाँ नाइट खान भी होती थी, उनको मैं काम वगैरह देती थी, तो मैं फिर बेगम साहिबा के साथ बैठ के डिस्कस करती थी कि देखिए हमारी जो ख्वातीन है 50% ऑफ पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, एंड ये जो पीपल्स पार्टी की ख्वातीन है, ये पार्टी की एक किस्म से ब्लड लाइन है, तो हमें इनके लिए जो है, इनकी एजुकेशन के लिए, इनकी लिटरेसी के लिए, स्पेशली पॉलिटिकल लिटरेसी के लिए हमें इस पे काम करना चाहिए। तो शी यूज्ड टू आस्क मी कि तुमने क्या प्रोग्राम बनाया है, तो मैं उनको प्रोग्राम बताती थी कि आई वांट देम टू नो व्हाट इज़ द मैनिफेस्टो ऑफ आर पार्टी का हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हमारी स्ट्रगल क्या है, तो बड़ा खुश होती थी। एंड आई फाउंड इन हर उस वक्त भी, हालांकि वो एक एज में थी और थोड़ी बिकॉज ऑफ इतने सारे जो सदमे उन्होंने उठाए थे, कुछ क्वाइट थी, लेकिन उसके बावजूद शी हैड माइंड ऑफ आई विल से इंटरनेशनल लीडर। शी हैड हर ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज वेल। तो एक दफ़ा उन्होंने मुझे कहा कि तुम यूथ के लिए भी काम कर रही हो, तो ऐसे करो फरा, इनके लिए ना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर लेक्चर्स रखवाओ। एंड आई गॉट दैट आइडिया फ्रॉम हर, देन आई स्टार्टेड डिबेट्स विद इन स्टूडेंट्स कि लेट्स टॉक अबाउट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो करिश्मा, मैं अभी उनकी तस्वीरें भी देख रही थी, तो एक करिश्मा जो फेस के ऊपर ही एक्सप्रेशन जो था ना, वो एक जीत का एक्सप्रेशन जो है, वो इट वाज देयर ऑन हर फेस, एंड माशाल्लाह। फिर आप देखें ना, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी जिस तरह से उनको आप देखें आइडलाइज करते हैं लोग, सारी ख़वातीन को करना भी चाहिए, लेकिन अगर आप उनकी वालदा को देखें, जैसे शुरू से आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, बेटे की जब बात बता रही थी कि उनकी हलाकत के वक्त वो शी वाज वेरी वेरी सैड। पहले अपने हस्बैंड की वो देखी उन्होंने, फिर एक बेटे शाहनवाज पहले फ्रांस में जो थे, फ्रांस में हुए थे, और उसके बाद मुर्तज़ा तो यहाँ कराची में जिस तरीके से शहादत हुई, और भुट्टो साहब के लिए जिस वक्त भुट्टो साहब की मुकदमा चला और सारा उन पर डेथ सेंटेंस हुई और मर्सी अपील की भी बात हुई, तो शी वाज वेरी वेरी डिटरमिन्ड। और भुट्टो साहब खुद भी, उनकी डिटर्मिनेशन थी कि नहीं, एक आमिर के सामने कोई मर्सी अपील नहीं जाएगी, और दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। किसको ज़िंदगी प्यारी नहीं होती, और कौन इतने बड़ा इतनी जवानी के वक्त में 50s में जाना चाहता है, बट उस वक़्त जो बेगम साहिबा की डिटर्मिनेशन थी, बच्चों को संभाला, बीबी को एक सारा रास्ता दिखाया, एक गाइडेंस दी, और वो जो एक कह ले मजबूती थी, वो एक किरदार की मजबूती होती है, तो इंसान ऐसे काम करता है, ऐसे नहीं। और एक कॉज था कि उनको कि ये इस पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं है, आमरीत को ख़त्म करके जमहूरियत, तो मैं समझती हूँ कि बेगम नुसरत भुट्टो की हम ख़ास आज बात कर रहे हैं, और उसके साथ उनकी बाकी फैमिली भी, उन्होंने अपना खून दिया इस मुल्क को, इस मुल्क की मजबूती में, इस मुल्क के सिस्टम्स जो आज हम देखते हैं कि सिस्टम्स डिलीवर कर रहे हैं। आपने मीडिया की बात की, आज़ादी है, ये ओवरनाइट नहीं हुआ। ये बेगम नुसरत भुट्टो, उनका मैं कंपैरिजन फातिमा जना साहिबा को देखें, और उसके बाद बेगम नुसरत भुट्टो, दो ऐसी ख़वातीन, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, जिन्होंने आमरीत को हकीकतन ललकारा, चैलेंज किया, दे चैलेंज्ड इट, और फिर अपने खून दे के उस आमरीत को दफन किया और यहाँ जमहूरियत लाई। एक कॉलर हैं जी हमारे साथ हैं, जहांगीर बदर साहब ऑनलाइन हैं, जनरल सेक्रेटरी PPP। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी, कैसे हैं आप? बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर। कॉज आपने काफ़ी वक्त गुजारा, आपसे पूछना चाहूँगी कि आई एम श्योर कि आप इस वक्त काफ़ी सदमे में हैं, और पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त काफ़ी मतलब एक तकलीफ से गुजर रहा है। आप कैसी खातून थी, कैसा वक्त आपने, कौन सा टाइम था, या कोई ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? तमाम टाइम जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काम से पहले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ चले,
तो तमाम अरसा में बेगम साहबा को जानते हैं और बेगम साहबा की अजमत के कायल हैं। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को 66 में तो उन्होंने अयूब खान को बात कहा, तो 68 में जब तालिब इल्मों की मूवमेंट चली तो मैं उस वक्त कॉलेज ऑफ कॉमर्स की स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट था। चुनांचे वो जो स्टूडेंट की मूवमेंट थी उसको हम खुद ही यहाँ पे उसकी क़यादत कर रहे थे कि वो तहरीक एकदम एक अवामी तहरीक में तब्दील हो गई, बहुत बड़ी जो है तहरीक बन गई। उस तहरीक के दौरान जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जो है अयूब खान ने गिरफ्तार कर लिया खौफ से, और जब गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद जो है वो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई ऐसे लीडर मैदान में मौजूद न थे जो आके पार्टी की क़यादत को संभालते और एक अवामी मूवमेंट की जो क़यादत करते। और इस दौरान फिर मोहतरमा नुसरत भुट्टो जो है वो मैदान में तशरीफ लेके आई। उन्होंने यहाँ पर आकल मार रोड पर जलसा जुलूस किया, उन्होंने एक बहुत बड़े अवामी जुलूस की क़यादत की। वो एक टांगा में सवार होकर हाई कोर्ट में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हेबियस कॉर्पस जमा कराने गई। उनके हमरा जो है हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स, लेबर क्लास से ताल्लुक रखने वाले लोग और फिर हाई कोर्ट में एडवोकेट्स की बहुत बड़ी तादाद ने उन्हें जो है ये वेलकम कहा। किस तरह से जो है एक आमरीत जो अयूब खान की आमरीत थी उस वक्त से लेकर मुल्क में जो 4 आमरीतें जनरल परवेज मुशर्रफ तक आई, इन सब आमरीतों का उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़े सब्र के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी दानिश के साथ मुकाबला किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान में जमहूरी काफिले की क़यादत कई साल तक की। वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बनी और उन्होंने ज़िया आमरीत के खिलाफ जो है जिस तरह ख़वातीन को सड़कों पे वो लेके आई है वो भी तारीख में एक यकता मिसाल है कि जिस वक्त तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े जागीरदार लीडर पार्टी को छोड़कर भाग गए तो कारकुन हजारों की तादाद में लंबे थे, तो ख़वातीन को जब कोई आने वाला सड़क पे नहीं था तो ख़वातीन को लेके आई। उन्होंने अपने साथ पर भी 18 दिसंबर 77 को कज़ाफ़ी स्टेडियम में लाठी खाई, कैदोबंद की सूबतें बर्दाश्त की, ख़वातीन किलों में गई, कैदों में गई और सारी इस तमाम जद्दोजहद में देखें अगर वो मैदान में ना होती तो पाकिस्तान में जो है डेमोक्रेसी कभी दोबारा जो है बहाल ना होती। बहुत शुक्रिया जहांगीर बदर साहब आपका कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और करते हैं और बातें। आप हमारे साथ रहेगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें SMS कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार कीजिए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।